ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, काल विभाजन और नामकरण। ये कार्यक्रम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय के पहले प्रश्न पत्र हिंदी काव्य की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रचना तेलंग। आप हिंदी विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, काल विभाजन और नामकरण। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर रचना तेलंग, प्राध्यापक हिंदी। आज हम BA प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई पर चर्चा करेंगे। इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, उसके काल विभाजन और नामकरण पर दृष्टिपात करेंगे। यह चर्चा आपको विषय को समझने में सहायता करेगी और आशा करती हूँ इस शीर्षक से आप संबंधित प्रश्न को हल करने में आसानी का अनुभव करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, काल विभाजन और नामकरण। इसके लिए सर्वप्रथम हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान और प्रज्ञा का अद्वितीय संगम है, जहां ज्ञान विज्ञान, धर्म कर्म, भोग और परित्याग तथा इहलोक और परलोक का वह समन्वय है जिसने हमें जहां अनुशासित रहना सिखाया, वहीं विनम्रता के साथ सत्य बोलना, सभी का सम्मान करना, नैतिक मूल्यों पर आचरण करना भी सिखाया। वैदिक काल से ही भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होना तथा बौद्धिक मूल्यों को आत्मसात करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पद्धति पर व्यवहार करना ही हमारी संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। ऋग्वेद काल से ही भारतीय मनीषी अपने ज्ञान का प्रसार करके मनुष्यता को श्रेष्ठ व संस्कारित करने की चेष्टा करते रहे हैं। साथियों, हिंदी वाङ्मय में जो हमारी परंपरावादी ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, उसके मूल में भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की चेतना कार्य करती है। अनेक सामाजिक विषमताओं के बावजूद हिंदी साहित्य ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में पिरो रखा है। यही कारण है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के मन में अपनी क्षेत्रीय भावना का परित्याग करके
अपने राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत हो जाती है। इसी वजह से संपूर्ण भारतीय भारतवासी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन से हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा, अपनी संस्कृति को स्वाभिमान की दृष्टि से देखते हैं। यह ज्ञान परंपरा ही है जो हमारे अंतस में आत्मीयता के भाव को जागृत करती है। बच्चों, ज्ञान मनुष्य को संस्कार देता है। समस्त जगत के सुख की कामना भी उसमें निहित होती है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर दृष्टि करते हैं तो पाते हैं कि भारत का संपूर्ण विश्व में जो विशिष्ट स्थान है वह उसकी वैदिक परंपरा के कारण ही है। किसी भी समाज में चलने वाले अनेक पृथकतावादी आंदोलनों के मूल में जो कारण होते हैं वे सर्व समन्वयवादी विचारों का प्रचलन नहीं होना होता है। यही वजह है कि समाज में विषमताएं और विचार वैभिन्न पैदा हो जाता है जो उस समाज की सुदर्शन छवि को बिगाड़ देता है। हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म, जाति, खानपान, भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का समागम होने के बावजूद भी एकता की अटूट मशाल प्रज्वलित होती रही है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही मन चंगा तो कठौती में गंगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को लेकर चली और इन्हीं मानदंडों पर प्रतिष्ठित हुई है। हमारी ज्ञान धारा के ये उत्कृष्ट नियम ही हमें प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। ये ज्ञान द्वारा प्रदत्त वे संस्कार हैं जो किसी भी पीढ़ी द्वारा अपनाए जाने पर एक देश को विश्व की दृष्टि में सम्माननीय स्थान दिला पाते हैं। ज्ञान परंपरा की बात करते ही हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचार हमें अपने वेदों की ओर, हमारे उपनिषदों की ओर ले जाते हैं। कारण हमारी वैदिक परंपरा अत्यंत समृद्ध एवं अनुकरणीय रही है। हमारे वेद वेदांग और उपनिषद ही नहीं अपितु हमारे पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति आदि में वर्णित प्रेरणास्पद बातें हमें ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को भारत की ओर आकर्षित करती रही हैं। हमारे साहित्य में ईश्वरीय चेतना की समान अनुभूति होना, एक ही आत्मा सबके भीतर होना, समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखना और किसी से घृणा न करना ही ईशावास्यो उपनिषद में सिखाया गया है। क्या कहा गया कि यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येव वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हमारी ज्ञान परंपरा मानवता के गुणों को जागृत करती है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया, विद्या विनयम संपन्ने
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समदर्शी अर्थात समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह पशु है, इस प्रकार की भेद बुद्धि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ना ही बैर, द्वेष व नफरत यानी घृणा का भाव भी नहीं होना चाहिए। वेदों, उपनिषदों में समस्त प्राणियों में आत्मा की समानता को स्वीकृति दी गई। सभी प्राणियों के सुखी होने की जो कामना है वह तो विश्व भर में प्रसिद्धि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति ने जो ज्ञान परंपरा हमें प्रदान की उसमें मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना भी सिखाया गया। ज्ञानार्जन हेतु भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और उज्जैनी जैसे शिक्षण संस्थान संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। हमारी भारत भूमि में जन्मे समस्त आचार्यों, गणितज्ञों, ज्योतिषियों और विद्वानों ने अपनी त्वरित मेधा की व्यापकता के बल पर हमें समृद्ध किया है। हमारी संस्कृति में प्रवाहित होने वाली ज्ञान धारा संस्कृत भाषा से निकली है। अपने उद्गम स्थल से निकलकर उसने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे कई पड़ावों को पार किया। आज अनेक भारतीय भाषाओं तथा हिंदी भाषा में यही ज्ञान धारा प्रवाहमान है। यह तो हम सभी को मालूम है कि ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक काल से लेकर जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ आदि आदिकालीन कवियों ने मानवीय संवेदनाओं को तथा युग की मांग के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा को नित्य ही नए आयाम दिए हैं। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ज्ञान के लिए उसके नामकरण एवं काल विभाजन पर दृष्टि डालना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे काल विभाजन एवं नामकरण की। साथियों, ये तो आप भी जानते हैं कि नित नए अनुसंधानों, शोध कार्यों से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे निश्चय ही पुराने स्थापित मानदंडों में परिवर्तन लाते हैं तथा नई मान्यताओं, नई अवधारणाओं को स्थापित करने का प्रयास होता है। यही कारण होता है कि अनेक साहित्य के इतिहास का लेखन करने वालों के काल विभाजन में हमें भिन्नता दिखलाई देती है। साहित्य की प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन की तिथियों में ऐतिहासिक घटनाओं के समान निश्चितता नहीं होती। सूर्य के उदित होने के पूर्व तथा अस्ताचलगामी सूर्य के उजास में जो अंतर होता है, इसी तरह का अंतर हमेशा काल विभाजन में आई भिन्नता का कारण बनता है। यही कारण है कि सुदीर्घ अवधि में
जिसका सृजन किया गया हो, उस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य सरल तो कदापि नहीं है। गारसा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे यूरोपीय विद्वानों ने इतिहास लेखन की इस परंपरा की पहल की। शिव सिंह सरोज और मिश्र बंधु विनोद जैसे ग्रंथ हिंदी विद्वानों के प्राथमिक प्रयास के रूप में जाने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन, क्या कहें प्रवृत्तिजन्य विभाजन का कुछ संकेत अपने लेखन में दिया, परंतु यह कहना सुसंगत होगा कि अध्ययन एवं विवेचन की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे सर्वप्रथम रखा। यह 1916 में प्रकाशित हुआ। बाद में भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा गया, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का जो वर्गीकरण एवं आधार प्रस्तुत किया, वह इतना तर्क संगत था कि उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही बनी हुई है जो उस समय मान्य हुई। हिंदी में साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा लगभग 1400 वर्ष पुरानी है। अपभ्रंश से होकर कब हिंदी अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आई, यह कह पाना कुछ अनिश्चित है, परंतु साहित्यिक परिवर्तन, परिस्थितिजन्य प्रवृत्तियों के लिए काल विभाजन में नामकरण करने के लिए काव्य की विषय वस्तु को आधार बनाया गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि ने हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल लगभग सन 700 के आसपास माना। राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वानों तथा शिव सिंह सरोज के अनुसार यह समय 723 ईस्वी के आसपास का माना गया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पहली बार इसका समय 643 ईस्वी के लगभग माना तथा इसे चारण काल के नाम से अभिहित किया। मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक मानकर इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में इसी प्रारंभिक काल को प्रवृत्तिगत आधार पर वीर गाथा काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जहां इस आरंभिक काल को चारण काल व संधि काल बतलाया, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम से पुकारा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहना उचित माना। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक काल के नामकरण पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक मतभेद दिखलाई पड़ता है। शुक्ल जी ने इसे आदिकाल का नाम देने में अपनी सहमति दी। अंततः इस प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल अथवा आदिकाल के नाम देने में अधिकतर विद्वानों ने सहमति प्रदान की, जिसके आधार पर यह काल आदिकाल यानी वीर गाथा काल मान्य हुआ और समय था इसका संवत 1050 से 1375। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन
और नामकरण पर उनके परवर्ती आचार्यों ने अनेक आपत्तियों के बावजूद भी, जबकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सभी विद्वानों की अपनी दृष्टि भी है और अपने तर्क भी, फिर भी हिंदी साहित्य में यह काल, चाहे बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, चारण काल आदि नामों की संज्ञा से अभिहित किया गया। हालांकि बौद्ध, जैन एवं सिद्ध साहित्य में विरचित पहलुओं यथा श्रृंगार भावना, रहस्योपासना, योग साधना आदि, चाहे विभिन्न साहित्यिक धाराओं के खंडन मंडन का जिक्र इसमें नहीं पाया जाता, फिर भी इसका नामकरण आदिकाल यानी वीर गाथा काल और संवत 1050 से 1375 समय ही युक्ति संगत जान पड़ता है। काल विभाजन का आधार किसी भी साहित्य को प्रमुख रूप से प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल के रूप में बांटकर देखा जाता है। शोध के अनुसंधान से निसृत निष्कर्षानुसार सन 1940 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में विभाजन का अत्यंत परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। उनके द्वारा प्रदत्त काल विभाजन इस प्रकार है: 1. आदिकाल, वीर गाथा काल, जिसको कहा जाता है संवत 1050 से 1375 इसका समय माना गया। 2. पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700। 3. उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं, संवत 1700 से लेकर के 1900। और 4. आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर के अब तक। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक भक्ति की जो धारा साहित्य में प्रवाहित होते देखी, उसके आधार पर उन्होंने इस काल को भक्ति काल का नाम दिया। उनके द्वारा किए गए नामकरण व अवधि में वर्गीकृत करने में विद्वानों की राय एक सी रही, किंतु आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के वर्गीकरण पर, जहां निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, एवं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा शीर्षक के अनुसार जो विभाजन उन्होंने दिया, उसमें आंशिक रूप से असहमति भी परिलक्षित होती है। डॉक्टर कृष्णलाल ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञान भाषाश्रयी शाखा कहना उचित मानते हैं, परंतु यह असहमति भी इसलिए निरस्त हो जाती है कि ज्ञान की कोई अलग भाषा होती है, यह कहना अनुचित है। राजनाथ शर्मा जैसे विद्वानों की सोच है कि भक्ति साहित्य आदिकाल से ही लिखा जाने लगा था, भक्ति काल में तो उसका विकास हुआ, अतः इस समय को धार्मिक उत्कर्ष का काल कहा जाना चाहिए। सोचा जाए तो भक्ति भावना का प्राधान्य इसके मूल में है, अतः इसे भक्ति काल कहना ही तथ्य सम्मत दिखलाई पड़ता है। भक्ति काल की अवधि को लेकर विद्वानों में
मत भिन्नता परिलक्षित नहीं होती। तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। रीतिकाल के नामकरण की बात करें तो साहित्य के इतिहास लेखकों में भी मतैक्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीतिकाल नाम देने में सहमति जताई, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल और कला काल के नाम से अभिहित किया। रमाशंकर शुक्ल ने इस युग में श्रृंगारिक रचनाओं की बहुलता के कारण डॉक्टर त्रिभुवन सिंह और विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारना युक्ति संगत माना। कालों के रूप में अलंकृत काल एवं श्रृंगार काल कहना प्रवृत्ति के आधार पर सीमित संदर्भ व्यक्त करते हैं। श्रृंगार परक रचनाओं की बहुलता के बाद भी श्रृंगार काल नाम युग की अपूर्णता को प्रकट करता है। कारण यह है कि इस युग में श्रृंगार के साथ साथ शांत रस एवं वीर रस के अतिरिक्त नीति काव्य परंपरा भी बहुत सशक्त है। लक्षण ग्रंथों की रचना श्रृंगारिक कवियों के साथ साथ अन्य कवियों द्वारा भी पुष्ट की गई, इसलिए इसे रीतिकाल कहना ही उचित प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को संवत 1700 से 1900 की समय सीमा में आबद्ध किया है। अतः अन्य विद्वानों के द्वारा भी यही अवधि मान्य की गई है। चौथा, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1900 से संवत 1984 तक के समय को आधुनिक काल कहते हुए उसे दो वर्गों में बांटते हैं, गद्यखंड, पद्यखंड। इन दोनों कालखंडों जिन्हें आचार्य शुक्ल ने बांटा है, इसके विवेचन और समय निर्धारण में अनेक त्रुटियां दिखलाई देती हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रकाशन समय को ध्यान में रखते हुए इसकी समय सीमा संवत 1984 तक रखी है, जबकि इसके बाद में लिखा जाने वाला बहुत सा साहित्य भी आधुनिक काल के अंतर्गत माना जाने योग्य है। आचार्य शुक्ल ने गद्य एवं पद्य खंड के भी प्रथम एवं द्वितीय उत्थान उपशीर्षकों से जो इतिहास लेखन किया है, वह भी अनेक न्यूनताओं को समेटे है। अतः विचारणीय यह है कि आधुनिक काल का गद्य एवं पद्य का सृजन फलक इतना व्यापक है कि उसे व्यवस्थित रूप से लिख पाना अत्यंत ही कठिन कर्म है। आधुनिक काल के अनेक नामकरण किए गए, यथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का काल मानते हैं। राजनाथ शर्मा ने इसे सांस्कृतिक सामाजिक नवोन्मेष का काल माना, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग से लेकर के छायावादी कालखंड को समाविष्ट किया गया। इस तरह से डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने सन 1857 से 1947 तक लगभग 100 वर्ष का समय जागरण काल के रूप में बतलाया। इस तरह से हम देखें तो आधुनिक काल को अनेक संज्ञाओं से अभिहित किया गया। क्या ऐसे में किसी एक को स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन नहीं है? आधुनिक शब्द अपने आप में अत्यंत विस्तृत है।
इसलिए अगर यह कहें कि आधुनिक की सीमा, अंतिम सीमा यह है, निश्चित नहीं होता, क्योंकि सीमा के संदर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कारण यह है कि 19वीं सदी में जो आधुनिकता का स्वरूप था, वह 21वीं सदी में एक सा नहीं हो सकता। आधुनिकता के मानदंड सदैव परिवर्तनशील होते हैं। आधुनिक काल में जितने साहित्य के रूप व उनके नाम तथा कालखंड मिलते हैं, जिन्हें एक एक करके देखना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि प्रवृत्तिगत भिन्नता इनका रूप एक दूसरे से अलग करती है। अतः आधुनिक काल को इसी रूप में देखना चाहिए। उसकी समय सीमा का निर्धारण तो भविष्य के गर्भ में ही है। अतः यह कह सकते हैं कि सर्वमान्य रूप से आधुनिक काल और समयावधि को विक्रम संवत 1900 से अब तक माना जाना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक छोटे से बच्चे के नामकरण में एक परिवार के सदस्यों के बीच अनेक मतभेद होते हैं, परंतु अंततोगत्वा किसी एक नाम पर सहमति हो ही जाती है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का दुष्कर कार्य संपन्न करने में हमारे यहाँ भी विभिन्न विद्वानों में अलग अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद भी काल विभाजन और नामकरण करने हेतु जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया एवं तत्कालीन प्रवृत्तियों को देखते हुए जो नामकरण किया गया, वह एक मिसाल है जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक एकता, हमारी विशिष्टता का द्योतक है। जिस तरह हमारी संस्कृति में नामकरण एक संस्कार है और उसका समय भी निर्धारित है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी कालों का विभाजन और उनका नामकरण करने में अनेक विद्वानों ने अपना बहुमूल्य समय भी दिया और अपनी मेधा के बल पर नामकरण भी बहुत ही सूझबूझ के द्वारा किया गया। विद्यार्थियों, इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके जहन में उठते हैं और परीक्षा में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे, भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में आप क्या जानते हैं? अब जब आप इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जिक्र करते हुए आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से नैतिक मूल्यों पर आचरण करना, बड़ों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति व राष्ट्रीयता पर अभिमान करना, सभी के साथ आत्मीयता का भाव रखना, हमारी समन्वयवादिता की नीति, प्रकृति के प्रति आदर एवं आस्था और मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता, ये सभी चीजें हमको अपनी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से इससे संबंधित समस्त ज्ञान की बातों को आप इस प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे। मैंने बहुत से उदाहरण भी दिए हैं और आशा करती हूं कि आप उन्हें याद रखेंगे। काल विभाजन पर एक लेख लिखिए। जब आप इस तरह के प्रश्न को हल करना चाहेंगे तो काल विभाजन से संबंधित समस्त विद्वानों के
मतों को आप अपने मस्तिष्क पर जोर दे करके ध्यान रखिए, उसके समय को याद रखिए और उसके आधार पर काल विभाजन के बारे में बतलाइए। हिंदी साहित्य के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आपको उस समय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसकी जो धार्मिक पृष्ठभूमि होती है, इन सभी का आपको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि उस ज्ञान परंपरा के माध्यम से ही आप हिंदी साहित्य के नामकरण को सिद्ध कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक साहित्य कैसे हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करता है। तो हमें ऋग्वेद काल तक जाना होगा, जहां से हमारी संस्कृति का प्रारंभ माना जाता है। उस समय न तो विद्यालय हुआ करते थे, ना ही अंग्रेजी स्कूल हुआ करते थे, मगर हमको पढ़ने के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, जहां पर रह करके हम उनसे शैने शैने अपने व्यवहार में शिक्षा को ग्रहण करते थे और कैसे वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें अच्छी अच्छी बातें सिखलाई गई, हमारी परंपरा के बारे में बतलाया गया, गुरुजनों का आदर करना सिखाया जाता था, साथ ही मातृ शक्ति जो हमारी गुरु माता होती थी, उनके पास रह करके किस तरह से हम कार्य करना सीखते थे, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है और अगली बार हम फिर से किसी विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय के पहले प्रश्न पत्र, हिंदी काव्य की पहली इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम, हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि, काल विभाजन और नामकरण। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर रचना तेलंग, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।